तो चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। यूबीसी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूबीसी क्लास को जो है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10 का, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, आज पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 1 जो है कि हम लोगों ने पढ़ लिए, मतलब पढ़ चुके हैं। और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो जो है कि ज़रूर जाकर वो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित एवं असंतुलित किस तरह से कर सकते हैं। तो समीकरण को और असंतुलित कैसे कर सकते हैं और संतुलित कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या बन जाएगा। संतुलित और असंतुलित में एक तरफ हम लोग लिखेंगे संतुलित और एक साइड लिखेंगे असंतुलित। तो संतुलित समीकरण और एक साइड हम लोग लिखेंगे, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये दो के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। संतुलित और असंतुलित समीकरण में कैसे जानेंगे, देखिए इसमें क्या होता है। संतुलित समीकरण में वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते, आपको केवल समझना है। ठीक है ना, क्या बोले हैं, वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, तो उसे कहेंगे संतुलित समीकरण। असंतुलित में क्या होगा, तो असंतुलित में होगा कि वैसा समीकरण, चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पर लिख ही देते हैं, हम लिखेंगे वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। हो गया। अब ये देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे वैसा समीकरण जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान न हो या नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे, है ना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से समझना होगा, तब जाके क्लियर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं H2O, क्या ये H2 और O2 ले लिए, क्या ले लिए, O2 ले लिए। तो दोनों बताइए गैस है कि नहीं है, गैस दोनों है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है कि नहीं, गैस दोनों है। तो क्या बन गया पता है, H2O बन जाएगा, यानी बन गया जल ही जल बन गया। अब देखो इधर हाइड्रोजन क्या है, 2 गो, लेकिन इधर हाइड्रोजन क्या है, 2 गो, इधर ऑक्सीजन क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ था लेकिन एगो है, इधर क्या है, क्या ये संतुलित हो पाया, तो ये हो गया असंतुलित। इधर लिख लीजिए H2 प्लस का O2 तीर क्या लिखेंगे, H2O, तो ये हो गया असंतुलित। अब इसको संतुलित ना हमको करना है, तो संतुलित करके बताइए, तो संतुलित कैसे करेंगे बोलिए। तो क्या करेंगे, इधर क्या है, एगो है,
इधर 2 गो है। अगर इधर 2 लिखते हैं तो 2 अगर लिख देंगे इधर तो हाइड्रोजन भी 2 गो हो जाएगा। तो जब इसके लिए दूर रहेगा हाइड्रोजन के लिए 2 तो इसके लिए भी तो दूर रहेगा ना, दोनों के लिए रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा क्या गो, 4 गो। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, 2 गो रहेगा। लेकिन अब इधर का गो हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 गो रहेगा। तो फिर तो असंतुलित का असंतुलित हो गया। ऐसे समझिए, देखिए ये 2 है ना, ऑक्सीजन को कितना है, ऑक्सीजन को 2, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 चाहिए संतुलित करने के लिए। तो हम यहाँ लिख दिए 2। जब भी यहाँ आगे 2 लिखेंगे ना, जब भी किसी भी वर्ड के आगे हम जो अंक लिखेंगे वो इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा। समझिएगा क्या करना है। जब भी कोई वर्ड के आगे हम लिखेंगे कोई अंक तो वो वर्ड के इसके लिए भी रहेगा और पीछे वाला के लिए भी रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए 2, क्या लिख दिए 2, तो हाइड्रोजन के लिए भी 2 और ऑक्सीजन के लिए भी 2। तो देखिए यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन का गो था, 2 गो था, लेकिन अब 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन अब क्या हो गया, 4 गो। 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के लिए भी क्या गो, ऑक्सीजन 2 गो रहेगा, ऑक्सीजन का गो 2 गो। तो ऑक्सीजन 2 गो और ऑक्सीजन भी 2 गो, तो इधर संतुलित हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन का गो हो गया, इधर का गो है। तो अब कहा अभी भी संतुलित है नहीं, अभी भी असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो इधर भी 2 लिख देना होगा। 2 लिखने में कितना हो गया, 4 गो। तो 4 गो हाइड्रोजन इधर, 4 गो हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। बोलिए आप समझ में आया। इसको बोलते हैं संतुलित करना। क्या करना, संतुलित करना। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से समझते हैं। और इसको क्या कहेंगे, असंतुलित। देखो इधर हाइड्रोजन का गो 2 गो, इधर भी 2 गो, लेकिन इधर ऑक्सीजन का गो, इधर का गो। इसको बोलते हैं असंतुलित। क्या बोलते हैं, असंतुलित कहते हैं। जैसे कि ले लिए H2 प्लस का Cl2। अब इसे सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, है बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताइए क्या ये संतुलित है, नहीं है। तो ई वाला आपको इधर लिख दीजिए, H2 प्लस का Cl2 और सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। अब इसको हमको संतुलित ना करना है, तो संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। तो संतुलित करने के लिए देखिए इधर का गो हाइड्रोजन, इधर का गो हाइड्रोजन, इधर का गो क्लोरीन, इधर का गो क्लोरीन, 1 गो। तो आप संतुलित करने के लिए इधर 2 लिख देंगे और 2 गो इधर, 2 गो इधर। तो अब मिला 2 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो क्लोरीन हो गया। हम बोले थे जब आगे 2 लिखेंगे इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2 हो जाएगा। तब क्लोरीन का 2 गो, हाइड्रोजन का 2 गो, तो 2 गो हो गया, संतुलित हो गया। यही होता है संतुलित करना। समझ में आ गया। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। बोलिए ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब ये हो गया क्या चीज, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब विधि आपके बुक में लिखा हुआ है, आप और समझते एग्जाम्पल लेके। जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए क्या, MgCl, Mg प्लस HCl। क्या लिख रहे हैं, Mg प्लस HCl। और फिर देंगे जब यह विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखो आगे प्लस पीछे, तो पीछे तो कुछ लेते नहीं है, एक एक वर्ड है, एक ना है, तो आगे प्लस पीछे कुछ नहीं है, तो बस आगे प्लस पीछे। अब ये इसी से ना विक्रिया करेगा। देखते हैं कि प्लस प्लस जब 2 चुंबक लेते हैं चुंबक, तो दोनों जब सामने दोनों मतलब कि नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुव को अगर एक साइड मिलाते हैं तो दोनों को देखता है बाहर की ओर फेंकता है, दोनों को आकर्षित करेगा नहीं, दोनों को बाहर की ओर फेंक देगा। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट, एगो नॉर्थ पर एगो साउथ को ले लेते हैं तो दोनों आपस में चिपक नहीं जाता है। उसी तरह से ये होता है, प्लस को माइनस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद है, लेकिन प्लस को प्लस पसंद नहीं है, माइनस को माइनस प्लस, माइनस को माइनस पसंद नहीं है। तो उसी तरह से ये अभिक्रिया करेगा किससे,
तो माइनस के साथ, तो प्लस है तो माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा बताओ, MgCl बना देगा, MgCl2 बना देगा। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे MgCl2 प्लस का, अब कौन बच गया, हाइड्रोजन खाली बच गया, यहाँ कुछ है नहीं, हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन तो क्या है, गैस है, H2 हो जाएगा, हो गया। अब बताओ क्या ये संतुलित है, नहीं, ये तो असंतुलित है। कैसे देते देखो, हाइड्रोजन का एगो, 2 हाइड्रोजन इधर का एगो है ना, MgCl का एगो, Mg एगो, और Cl का एगो, इधर 2 इधर का एगो, तो संतुलित नहीं हुआ। अब इधर संतुलित करते हैं, इसी को लिखेंगे Mg प्लस HCl, क्या लिखेंगे, HCl3, क्या लिखेंगे, MgCl2 प्लस का H2, हो गया, यही ना लिखेंगे। अब हमको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन का 2 गो, और इधर 2 लिखते था, हाइड्रोजन के लिए भी 2 और क्लोरीन के लिए भी 2 हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे 2, क्या लिख दिए, हो गया। तो हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया, ही क्लोरीन भी 2 गो करा था, 2 क्लोरीन भी हो गया, हो गया। और Mg का गो है, मैग्नीशियम का गो, तो एक इधर भी है, एक इधर भी है, तो हो गया संतुलित, इसको बोलते हैं संतुलित, हो गया। और एग्जांपल दे, तो जैसे कि लिखा हुआ है एक AlCl3, क्या लिखा हुआ है, AlCl3 प्लस, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है HCl है ना, क्या लिखा है, CO3, क्या लिखा हुआ है, CaOH का होल 2 होगा, CaOH का होल 2 और 3, ठीक है ना, यही ना है, हाँ। तो अब जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बोलो, तो वही कर दो फिर से, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, तो ये इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, AlCO3, और क्या होता है हाँ वही ना, Al नहीं बोलो, AlOH होल क्यू, OH का होल क्यू ना, प्लस का, अब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Cl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अब बताओ क्लोरीन इधर का गो है, इधर का गो है, देखो OH का गो है इधर, इधर का गो हो गया, ये संतुलित हुआ, तो अब संतुलित करना ना होगा, तो संतुलित करो इधर आके, AlCl3 प्लस का हो गया CaOH का होल 2 3, और क्या होगा, AlOH3 का होल क्यों नहीं, होल क्यू प्लस का CaCl2। अब इसको संतुलित करना है, तो इधर Cl का गो है 2 गो, लेकिन इधर 3 गो है, तो क्या कर सकते हो बताओ, 3, तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 3 लिख दे तो Ca का गो 3 गो और Cl का गो 3 दूना 6 गो हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए Ca 3 गो है, इसके लिए भी तो होगा ना, इसके लिए भी Cl के लिए भी 3 गो हो जाएगा Cl, तो 3 दूना 6 गो, क्योंकि 2 गो पहले से था, 3 गो दिए तो कितना हो गया 6 गो, तो Cl हो गया 6 गो, तो इधर लिख देंगे 2, तो इधर 2 गो लिखेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6 गो हो गया Cl, लेकिन Al भी तो बढ़ गया, Al पहले एगो था, अब हो गया 2 गो, तो इधर Al का गो हो गया एगो, तो अब इसको संतुलित करना होगा, तो इधर क्या देंगे 2 गो दे देंगे, तो संतुलित ये हो गया क्या, Cl का Al का गो
दू गो, आ एल का गो दू गो, आ सी एल का गो 6 गो, तो सी एल भी 6 गो, सी ए का गो था इधर 3 गो, आ इधर का गो है एगो। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? 3 लिख देंगे, हाँ 3 लिख देंगे। 3 लिखेंगे तो सी ए का गो 3 गो, आ ओ एच का गो है पहले से, आ ओ एच यहाँ का गो है 3 दूना 6 गो, तो इधर भी तो हो गया 3 दूना 6 गो, संतुलित हो गया। इसको बोलते हैं संतुलित करना। आप बोलो समझ में आया? अब ऐसा ही बहुत सारा देंगे तो बना नहीं लीजिएगा। संतुलित करने में कथी है, बहुत हार्ड है नहीं ना? हो गया है? और बताइए, और एग्जाम्पल दे कि बन जाएगा इतना ही पर है, हो जाएगा। तो चलिए इसको फोटो लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में पढ़ेंगे। जब तक इस संतुलित करने वाला अपना से खुद से नहीं बनाइएगा ना, तब तक जो है कि भूल जाइएगा। सारा संतुलित लिखा हुआ है, सारा संतुलित को समझाया गया हुआ है, खाली एक बार पढ़िएगा, उसको देखिएगा, बनाइएगा खुद से, तब बनेगा, और नहीं तब नहीं बनेगा। खुद से बनाइएगा तब ये बनेगा। कि काहे नहीं मिलता है जी? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ। लाभ बताइए कौन कौन सा हो सकता है? तो हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, कल वाला क्लास में हम बतलाए थे कि रासायनिक समीकरण को हिंदी में लिखना आसान है या अंग्रेजी में लिखना आसान है? अंग्रेजी में लिखना आसान है। इससे क्या होता है, तो समय का बचत होता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त निरूपण में लिखना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त निरूपण में लिखना आसान होता है। उसके बाद इसमें समय की बचत होती है और कागज का कम स्थान आवश्यकता होती है। कागज के कम आवश्यकता होती है, कागज के स्थान की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, यही तो लिखना है रासायनिक समीकरण से प्राप्त लाभ। क्या लिखना है? लिखना है क्या, तो रासायनिक क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में संक्षिप्त में लिखना आसान होता है, समय की बचत होती है, कागज का कम स्थान
की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, होता है, यही तो है, हो गया। और क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा प्राप्त होती है ना, और द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। इसको बोल दे हम ऐसे ही थे, हाँ, लिख लीजिएगा सुन सुन के। क्या, चाहे आपके बुक में लिखा हुआ है उसको जो है कि लिख लेना है, ठीक है। तो लिखना क्या है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्राप्त होने वाली निश्चित मात्रा का निर्माण आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। ये हो गया, इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का रासायनिक समीकरण के संकेतों एवं सूत्रों की आवश्यकता होती है। अतः वैज्ञानिकों को लिखने और समझने में आसान होता है। यही ना है, ठीक है, बस इतना ही लिख लेना है। उसके बाद देखिए आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे समझाने वाला बात होगा वहाँ हम समझाई दे रहे हैं, जहाँ पर लिखने वाला है वहाँ पर लिखवाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, जो भी हम बोले हैं उसको जो है कि आप लिख लीजिएगा कॉपी में, चाहे किताब में से देख के लिख लीजिएगा, हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम लॉस करने वाली बातें नहीं है, हम बोले हुए वही लिख लीजिएगा, आप ही को फायदा होगा। जितना जल्दी जल्दी क्लास खींचाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं क्या क्या प्राप्त हो सकता है, देखिए हम केवल समझा दे रहे हैं, बुक में सारा चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसको आप उसी को लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे बातों को अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे हम बोर्ड पे नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हम बोल रहे हैं ना वही बुक में लिखा हुआ है, बस लिख लेना है उसको। तो देखिए रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो सकता है। तो पहला, तो रासायनिक समीकरण से जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो संकेत और सूत्रों की जानकारी मिलता है, संकेत और सूत्रों की जानकारी मिलता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसके बारे में पता चलता है, और उससे कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है उसके बारे में पता चलता है। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा का नंबर में कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले नए नए पदार्थों का, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ, यही ना लेंगे, भाग लेने वाला पदार्थ, या और नए नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो लिखेंगे नए नए पदार्थ का निर्माण होता है, यही ना होता है। और क्या पता चलता है, तो तीसरा नंबर में लिखेंगे कि मोलों के बारे में, मोल से पहले लिखेंगे क्या चीज, कि अणुओं के बारे में पता चलता है, अणुओं के बारे में पता चलता है। चौथा नंबर में लिखेंगे क्या, कि मोलों की जानकारी मिलता है ना। और पांचवा नंबर में क्या लिखेंगे, तो मोलों की जानकारी मिलता है, और जो अभिकारक और प्रतिफल में जो द्रव्यमान आ रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो लिखेंगे द्रव्यमान की जानकारी मिलता है। और छठा नंबर में क्या लिखेंगे पता है, तो छठा नंबर में लिखेंगे कि गैस, है ना, जो गैस अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षा उसमें कितना आयतन है ये पता चलता है। तो गैसीय आयतन के बारे में पता चलता है,
के बारे में पता चलता है। बस यही तो है, और यही सारी चीज़ें जो है कि आपके बुक में लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाएं। तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो जैसे कि ये क्या है, तो ये है आपका CaCO3, क्या है, CaCO3 है, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या है, अब जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं यानी पानी में डाल देते हैं, तो क्या होता है, क्या बनता है बताओ, तो बनता है, बोलिए क्या बनेगा, तो बनेगा CaOH का होल 2 प्लस का क्या बनता है, तो CaCO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यही ना बनता है जी, कि दूसरा कुछ बन जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पर, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बनाएं, ये हेडिंग रहेगा। अब हम इसको समझा रहे हैं, ये समझा दिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने सूचनाएं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को और अधिक से अधिक उपयोगी कैसे बनाएं। तो देखिए क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए ठोस, क्या लिखेंगे, ठोस, और ठोस को कोष्ठक में लिखेंगे S, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है ठोस का, सॉलिड होता है, तो सॉलिड लिखेंगे। और दूसरा लिखेंगे क्या, तो दूसरा लिखेंगे ठोस हो गया, और क्या हो जाएगा, तो द्रव, द्रव यानी बोले तो क्या हो जाता है, लिक्विड होता है, लिक्विड ना होता है, द्रव, हम द्रव्य लिखिए, द्रव हो गया। और द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड, और लिक्विड में क्या आएगा, तो लिक्विड को L से दर्शाते हैं, L से दर्शाएंगे। और होता है गैस, तो गैस का गैस से होगा, और गैस को G से दर्शाते हैं, यही ना। और एक होता है विलियन, क्या होता है, विलियन होता है, और विलियन को पता है AQ से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, AQ से। अब इसी का उपयोग कर लीजिए, तो इसी का उपयोग कर ले रहे हैं इसमें, तो यही हो गया रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। बस कौन भारी चीज़ है ये, हल्का है एकदम। अब जैसे कि देखिए ये CaCO3 है ना, अब ये क्या है, ठोस है। अरे जब चूना पत्थर को खरीद के लाते हैं हम मार्केट से, तो ठोस से ना रहता है, तो ये क्या है, ठोस है। अब ठोस है तो ठोस के लिए क्या उपयोग करेंगे, S का उपयोग करेंगे, तो कोष्ठक में लिख देंगे S, क्या लिख देंगे, S लिख देंगे, S लिख दिए, हाँ चलिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बतला रहे थे, तो रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बनाएं, तो कैसे बनाइएगा, तो जैसे देखिए हम लोग ठोस के जगह पर कोष्ठक में S का उपयोग करेंगे, कि ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। अच्छा, द्रव को बोलते हैं लिक्विड, तो लिक्विड यानी L, और गैस को बोलते हैं गैस यानी G, और विलियन को बोलते हैं AQ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये जब चूना को हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो वो चूना कैसा रहता है, ठोस के रूप में रहता है, तो ठोस के रूप में रहता है, तो ठोस के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, S लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे S लिख देंगे। तो अब हमको पता चल रहा है ना कि जो चूना है CaCO3 है वो कैसा है, उसका रूप कैसा है, ठोस है। S से पता चलो जा रहा है कि ठोस है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पे लिख देंगे और किसी भी व्यक्ति को बताएंगे तो वो बतला देगा ना कि हाँ ये S का सिंबल जो बतला रहे हैं वो ठोस है, कैसा है, ठोस है, ठोस है यानी कि सॉलिड है ना। चलिए, अब जब इसको पानी में रखते हैं तो ये क्या होता है, पानी में घुलने लगता है और गैस बनने लगता है, और अपने आसपास का जो पानी रहता है उसको क्या कर देता है,
गर्म कर देता है, उष्मा को क्या करता है, उष्मा निकालने लगता है, उष्मा को गर्म कर देता है, तो उसे कहते हैं उष्माक्षेपी कहते हैं ना, ये भी पढ़ाएंगे। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब जब गैस को बाहर निकालेगा, तो अब बताइए ये CaCO3 जो है ये क्या हो गया बताइए। CaCO3 क्या हो जाएगा, तो ठोस के रूप में बदल जाएगा। क्या हो गया, ये ठोस हो गया। तो जब ठोस हो गया तो इसको भी हम लोग लिखेंगे क्या, S लिखेंगे, लेकिन किस में, कोष्ठक में, है ना, कोष्ठक में ना लिखेंगे। हाँ, अब ये क्या है, CO2 क्या है, CO2 तो गैस है, तो गैस क्या है, तो गैस का सिंबल क्या देंगे बोलिए, गैस का सिंबल क्या था, G, तो यहाँ लिख देंगे, कोष्ठक में लिखेंगे G। तो अब किसी भी व्यक्ति को दिखाइएगा तो वो आराम से बता देगा कि CaCO3 जो है ठोस है, और CaOH का होल्ड जो है ये भी क्या है, ठोस है, और CO2 क्या है, तो गैस है। हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए दूसरा का एग्जांपल, Zn क्या लिए, Zn लिए, Zn का क्या बोलते हैं, तो जिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। और ले लिए प्लस में H2SO4 ले लिए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, हरा कशिश ले लिए, है ना। अब जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा बताइए, तो आगे प्लस पीछे माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस, आप पीछे आगे प्लस पीछे माइनस, तो ये इससे अभिक्रिया करेगा, तो जिंक से क्या बोलते हैं, सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 प्लस का अकेला कौन हो गया, हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन। अब बताइए ये जिंक जो था ये ठोस था, कैसा था, ठोस। और ठोस के लिए हम लोग क्या किए हैं, S का प्रयोग करेंगे, सॉलिड का प्रयोग करेंगे। अब बताइए जो H2SO4 होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये क्या होता है, ये जलीय विलयन होता है कि नहीं होता है। और बैटरी का जो पानी होता है वही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको तेजाब हम लोग कहते हैं। तो उसमें जल का मात्रा यानी जल का विलयन घुला हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तो जल के विलयन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, AQ का। तो लिखेंगे यहाँ पर ये कैसा है, H2SO4 AQ है, AQ को किस में लिखेंगे, तो कोष्ठक में लिख देंगे। तो बोलिए ये जिंक कैसा है, ठोस, AQ कैसा है, विलयन, यानी H2SO4 क्या है, विलयन है कि नहीं। अब क्या करेंगे, H2SO4 को, अब बताइए जो H2SO4 है ये क्या है, ठोस हो गया कि AQ हो गया, बताइए। AQ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो था ठोस था, H2SO4 था तो क्या था, जलीय विलयन था, तो ये घुलिए ना जाएगा, तो बन गया AQ, यानी विलयन बन गया। अब Z क्या है, Z क्या है बताइए, तो Z हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना है, तो गैस के लिए किसका उपयोग करते हैं, G का। तो बस हो तो गया, बन तो गया है, बोलो समझ में आया। और एग्जांपल दे, तो देखो ये है H2 क्या हो गया, और ये है O2, दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बना लेगा, सॉरी H2SO4 H2O बना लेगा, ये ना बनाएगा। अब जब दोनों को क्या करेंगे, तो ये देखो ये G जो हाइड्रोजन जो है क्या है, ये भी गैस से है, और ये भी क्या है, गैस से है। अरे हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, ऑक्सीजन क्या है, गैस है ना है, तो गैस है, तो दोनों गैस हो गया। अब गैस होकर क्या बन गया, जल, तो जल क्या है, विलयन है, तो हो गया AQ, हो गया, बन गया है। बोलो ये समझ में आ गया है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हेडिंग हमारा क्या था कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाए, हो गया सिंपल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी, इस यहीं पर पढ़ा दे।
कॉपी में सब लिखा हुआ है ना, आप बुक में भी लिखा हुआ है, सही से पढ़िएगा तब ना। जहाँ पे नहीं समझा में आएगा वहाँ तो हम समझाइए देंगे, लिख लिख के बताइए देंगे, और जहाँ पे नहीं लिखने वाला रहेगा, जहाँ खाली समझाने वाला रहेगा, वहाँ समझेबे ना करेंगे क्या। चलिए, तो अब हेडिंग रहेगा हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ये सब के सब किस में पढ़ा रहे हैं पता है तुमको? है तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण को लिखिए लेते हैं, बार बार बोलना पड़ रहा है। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाए। बार बार बोलने से अच्छा है कि लिखिए रहते हैं, बनाए, बस यही जो कि हम लोग को पढ़ना है, यही जो कि अभी पढ़ा रहे हैं। जब तक ये हेडिंग मिटेगा नहीं तब तक इसका मतलब ये समझिएगा कि इसी का ही पढ़ रहे हैं हिस्सा, ठीक है। अब जैसे कि इसको मिटा देंगे तो ये था 1 नंबर, आप पढ़ेंगे 2 नंबर वाला। 2 नंबर में क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है। क्यों? चलिए, तो अब देखिएगा, मार्कर कहाँ है ब्लैक? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में, ठीक है। तो दूसरा नंबर है, वो पहले था, ये दूसरा नंबर है ऊष्माक्षेपी। पहले ऊष्माक्षेपी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी के बारे में, ठीक है। इधर लिख देते हैं ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी सिंपल तरीके से समझिए। जब हम लोग मार्केट से चूना जो खरीद के लाते हैं तो क्या रहता है? तो CaCO3 होता है। जब इसमें मिला देते हैं जल H2O तो दोनों अभिक्रिया करता है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो CaOH का होल 2 बन जाता है प्लस का, है ना। उसके बाद क्या बनता है? तो उसके बाद बनता है CO2 गैस बन जाता है। जब CO2 गैस बन जाता है तो देखिएगा, जैसे ही आप चूना को पानी में डालिएगा, जैसे देखिए मार्केट से चूना खरीद के ले आए, घर को पतैया करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा सा नाद ले लेते हैं। उस नाद में क्या करते हैं कि उस पानी डाल देते हैं, उसके बाद ऊपर से चूना डाल देते हैं। जब चूना डाल देते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि उसमें से उस गैस बनने लगता है और गैस ऊपर की ओर उठता है ना। और जितना भी पानी जो नाद में था, उस सारा नाद में के पानी को गर्म कर देता है कि नहीं कर देता है? हीट कर देता है ना। उसके बाद जो घुल गया हुआ जो चूना रहता है उसी को बोलते हैं भुजा हुआ चूना। और वही चूना को मिला लेते हैं, उसके बाद पतैया कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी मतलब कि ये हुआ कि जो ऊष्मा को हीट कर देता हो, तापमान को बढ़ा देता हो, है ना, और गैस को ऊपर निकालता हो, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बोलिए, ये समझ में आ गया? अब आ जाता है ऊष्माशोषी। क्या हो गया? ऊष्माशोषी में क्या करते हैं हम लोग? तो क्या करते हैं कि जाते हैं मेडिकल दुकान में, है ना, मेडिकल दुकान में जाते हैं और खरीद के ले आते हैं ग्लूकोज। क्या खरीद के लाते हैं? ग्लूकोज। 1 गिलास पानी लेते हैं और उस ग्लूकोज को पानी में डाल देते हैं और डालकर क्या कर देते हैं, मिलाकर हम लोग उसको गटाक्सिना पी लेते हैं, है ना, ग्लूकोज पी लेते हैं। और तो देखते हैं कि क्या होता है कि जब ग्लूकोज का जब पी लेते हैं तो पीने से पहले क्या होता है कि जैसे ही ग्लूकोज को पानी में डालते हैं
तो पूरा पानी को एकदम ठंडा कर देता है कि नहीं कर देता है, यानी कि उष्मा को पूरा तरह से सोख लेता है, तापमान को पूरा गिरा देता है, तो उसी को बोलते हैं उष्मा शोषी। यानी उष्मा शोषी जो होता है क्या है कि उष्मा को पूरी तरह से सोख लेता है, उसी को बोलते हैं उष्मा शोषी। और जो उष्मा को बढ़ा देता है, तापमान को बढ़ा दे, गैस को निकाल दे, उसे कहते हैं उष्मा छेपी। ठीक है, तो उष्मा शोषी का क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा C6H12O6, यही ना है, और प्लस इसमें मिला दिए जल। क्या मिला दिए, जल। और जब जल मिलाते हैं तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जब मिलाते हैं तो देखते हैं पूरी तरह से पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। पानी पूरी तरह से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, पानी जब ठंडा हो जाता है तो उसको पूरी तरह से पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसका एग्जांपल लेके समझने का कोशिश कीजिएगा। उष्मा ये हो गया आपका एग्जाम्पल उष्मा छेपी और उष्मा शोषी के बारे में। अब हम लोग समझेंगे इसमें कुछ और पॉइंट, जैसे कि इसमें और हम लोग कुछ समझेंगे। ये मिटा दें, चलिए मैं इसी पर समझा देते हैं। ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आज जो क्या बोलते हैं, जो नया चीज बनता है, जो नया चीज का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिफल कहते हैं, है कि नहीं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक कहेंगे, और जो नए पदार्थ बन रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, इस वाले साइड में लिख दें उष्मा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के बाद बाईं ओर, अभिकारक के बाईं ओर, ये बाईं ना हो गया, बाईं ओर, अभिकारक के बाईं ओर नहीं दाईं ओर, सॉरी क्या बोलेंगे, दाईं ओर, दाईं ओर लिख रहे हैं, दाया ना हो गया, ये दाया हो गया। तो अभिकारक ये हो गया, अभिकारक के फलस्वरूप, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। और प्रतिफल के अगर बाईं ओर अगर हम उष्मा लिख दें तो इसी को बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया, क्या बोल रहे हैं, यह अभिकारक है, अभिकारक हो गया, अभिकारक ये प्रतिफल हो गया। प्रतिफल के अगर दाईं ओर उष्मा हम लिख रहे हैं तो उससे बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो देखिए दो तरह से हम समझा रहे हैं। एक तो समझा रहे हैं कि उष्मा छेपी में चूना पत्थर ला रहे हैं, जल में डाल दे रहे हैं, तो डालने के बाद जो कि उष्मा को पूरी तरह से हीट कर दे रहा है ना, और उष्मा गैस को बाहर निकाल दे रहा है, तो उसमें उष्मा छेपी अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तभी ना ये प्रतिफल का निर्माण हो रहा है। जब प्रतिफल का निर्माण हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए, तो जब प्रतिफल का निर्माण हो रहा है तो वही प्रतिफल के बाएं साइड अगर उष्मा हम लिख रहे हैं उसे बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया, क्योंकि ये उष्मा को, हीट को क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा है। और ये अब पढ़ेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा को पूरी तरह से सोख लेगा। क्या करेगा, सोख लेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम उष्मा को अभिकारक के तरफ ही लिख दे, उष्मा को अभिकारक के तरफ ही लिख दे, प्रतिफल के तरफ हम नहीं लिखते हैं, उष्मा को हम प्रतिफल की तरफ नहीं लिखते हैं,
उष्मा को हम लिख दे अभिकारक की तरफ, तो इसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। बोलिए, ये समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि चूना पत्थर को पानी में डालते हैं, और जब चूना पत्थर को पानी में डालेंगे तो उष्मा वहाँ से हीट होगा, गर्म हो जाता है पानी पूरी तरह से, उष्मा को निकाल रहा है। जब रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तब तो निकाल रहा है बाहर, तो यानी कुछ नया पदार्थ बन रहा है। जब नया पदार्थ बन रहा है तब ना उष्मा निकल रहा है, तब ना हीट होकर निकल रहा है कि नहीं? तो निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसमें क्या कर रहा है, उष्मा बाहर क्यों निकल रहा है? तो यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अभिकारक जब इसको अभिकारक क्या कहेंगे, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तब न जाकर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तब न जाकर उष्मा बाहर निकल रहा है। अगर इस प्रतिफल की ओर उष्मा लिख दिए तो समझ लियो क्या हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया में ये कर रहा है उष्मा शोषी, यानी जितना भी उष्मा जो था उस सब को सोख लिया। जैसे हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज क्या करता है, जितना भी उष्मा होता है सब को सोख लेगा और पानी को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। तो जब पानियों को उष्मावे को ठोक दे रहा है, सोख ले रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उष्मा को बढ़ा नहीं रहा है, उष्मावे को सोख ले रहा है। तो जब उष्मावे को सोख रहा है, इधरे ना सोख रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में सोख ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में सोख ले रहा है, तो इसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यानी कि उष्मा को इधर लिख देंगे, उष्मा को लिखेंगे अभिकारक की तरफ, उष्मा को लिखेंगे अभिकारक की तरफ, तो इसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, समझ में आ गया? चलिए, अब ये हो गए 2 नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। अभी इसी में समझ लीजिए गैस के उत्सर्जन की जानकारी कैसे हो रहा है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। लेकिन हेडिंग डाल देते हैं हम, दूसरा हो गया, तीसरा फिर से हम समझाते हैं। चलिए, तो गैस के उत्सर्जन की जानकारी कैसे लेते थे, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हम ले लिए क्या, तो ले लिए जेड एन लिए यानी जिंक ले लिए, और जिंक के बाद क्या ले लेंगे, तो ले लेंगे H2SO4। क्या बोलेंगे, H2SO4 ले लिए। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये इससे अभिक्रिया करेगा, यानी आगे प्लस और पीछे माइनस, पीछे कुछ नहीं है तो हटा दो, तो आगे प्लस और पीछे माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे, Zn को, Zn इससे अभिक्रिया करेगा क्योंकि इसको पसंद है माइनस, तो जब माइनस पसंद है तो लिखेंगे ZnSO4, यही बनेगा। प्लस में हाइड्रोजन अकेले बच गया तो हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, हो गया। अब एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्या यहाँ पर N2 और क्या बोल रहे हैं, H2O2, हाँ क्या बोल रहे हैं, H2 प्लस का O2 लेंगे। जब ये दोनों ले लेते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, H2 और O2 है, H2 और O2, तो दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2O बना लेगा, यानी जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल बना लेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ZnH2SO4 था, तो जब ये दोनों अभिक्रिया कर रहा था तो बना रहा था जिंक सल्फेट बना रहा था। अब जिंक सल्फेट जब बना रहा है तो हाइड्रोजन अकेले बच रहा है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस में है, तो जब गैस है तो गैस ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो गैस हो गया ये। तो क्या बोल रहा है, गैस की उत्सर्जन की जानकारी। तो जब भी जिंक ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो गैस जब भी बनेगा तो गैस क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा, गैस ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, और H2SO4 जो होता है ये वाला H2 प्लस O2, ये H2 होता है, H2 प्लस O2 जो होता है ये क्या करता है, तो दोनों गैसें है, देखो ये भी क्या है, तो गैस है, और ये भी क्या है, तो गैस है, दोनों गैसें है। अब बन गया क्या चीज, तो जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। अब फिर जल को हम लोग
फिर जल क्या होगा, गर्म होकर हीट होकर वाष्प में बदल जाता है, गर्म होकर हीट होकर वाष्प में बदल जाता है। तो बोलिए ये समझ में आ गया। रासायनिक सॉरी गैस के उत्सर्जन की जानकारी कैसे मिलती है हमें, तो देखिए H2 प्लस Zn प्लस H2SO4 तो दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा H2SO4। और गैस बच गया अकेले, हाइड्रोजन बच गया अकेले, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस ऊपर ना उड़ जाएगा। ये हो गया। अब ये भी गैस है, ये भी गैस, दोनों गैस गैस मिला तो क्या बन गया, जल। और जल को फिर हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा, वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो ये भी गैस है, ये भी उड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं गैस की जानकारी। हो गया, ठीक है। चलिए अब रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने में ही अब क्या कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, तो अवक्षेप का बनना। कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, अवक्षेप का। चौथा नंबर हो जाएगा अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप का बनना कैसे, तो जैसे कि देखिए हम कल वाले क्लास में भी बतलाए थे कि जब मछली पोखरा में मारता है, सब हिलकोर हिलकोर के पानी को लाते मार मार के इधर उधर पूरा कादो कादो कर देता है ना, पूरा कादो कादो कर देता है। चाहे हम लोग एक बड़ा सा पत्थर उठाते हैं, चाहे बड़ा सा मिट्टी उठाते हैं, अब पानी में लेड कस के फेंक देते हैं, लेड डुबकियाँ मार देते हैं, है ना, कस को फेंक देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ का पानी पूरी तरह से गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है कि नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ घंटा के बाद, चाहे कुछ देर के बाद, जो क्या होता है, वो पानी फिर से सफा हो जाता है। तो जो उसमें का जो मोटा पदार्थ था, जो हार्ड पदार्थ था, वो धीरे धीरे नीचे बढ़ जाता है, और जो हल्का पदार्थ रहता है वो ऊपर रह जाता है, नहीं रह जाता है। तो वही होता है अवक्षेप का बनना। जैसे कि समझिए, जैसे कि हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, क्या लेंगे, AgNO3 ले लेंगे प्लस का, क्या लेंगे, तो HCl ले लेंगे, क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे। क्या ले लिए हैं, पहले AgNO3 और दूसरा क्या ले लिया है, HCl ले लिया है। तो वही करेंगे, सेम पैटर्न, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। तो ये इससे अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा AgCl2 बना लेगा। और ये हो गया। अब क्या करेगा, तो ये इससे अभिक्रिया करेगा तो ये हो जाएगा HNO3 होगा। अब कहिएगा कि पहले तो ये आ रहा है, तो पहले इसको आगे क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, क्या है, धन का सिंबल है। जिसके ऊपर में धन का सिंबल रहता है वही पहले लिखाता है, इसलिए धन का सिंबल इस पर था, इसलिए इसको लिख दिए। अगर इस पर रहता तो इसको पहले लिखते, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये Ag जो है ना, AgCl2 है, जो है AgCl2 जो है, ये क्या होता है, भारी होता है। कैसा होता है, भारी होता है। तो भारी है तो साधारण बात है, ये नीचे बैठ जाएगा, और ये हल्का है तो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। बोलिए क्या बोलेंगे, अवक्षेप का बनना बोलेंगे। समझ में आ गया। ऐसे भी नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे समझ के कोशिश कीजिएगा। आज जब हम लोग नदी में, कुआं अथी में, क्या बोलते हैं, पोखरा में मछली मारते हैं, तो देखते हैं उसमें का जितना भी माटी झीटी रहता है सबको हम लोग हिलकोर के ऊपर लिया देते हैं। और उसके बिहान वेला जाते हैं तो जितना भी मटिया रहता है सब नीचे बढ़ जाता है। और जितना भी हल्का पदार्थ, जैसे कि उसमें के पत्ता हो गया, कागज हो गया, पन्नी हो गया, वो हल्का हल्का पदार्थ क्या था है, वो पनिया के ऊपर छटाने नहीं लगता है, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। उसी तरह से ये है AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, और HCl, ये जो होता है, क्या होता है, HCl जो होता है और AgNO3 होता है, ये इससे अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा AgCl2। और AgCl2 जो होता है ना, ये भारी होता है। कैसा होता है, भारी होता है। और NO3 जो होता है ना, NO3 और H जो होता है, ये कैसा होता है, हल्का होता है। हल्का रहेगा तो क्या होगा, ऊपर रहेगा, और जो भारी रहेगा वो नीचे रह जाता है। तो ये होता है अवक्षेप का बनना। अब पढ़ेंगे उत्प्रेरक। क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेरक, या पढ़ेंगे अभिक्रिया की शर्तें। चलिए देखिए, उत्प्रेरक या अभिक्रिया की शर्तें के बारे में जानते हैं। तो उत्प्रेरक और अभिक्रिया के शर्तें में क्या हो जाएगा, तो उत्प्रेरक का मतलब क्या होना, उत्प्रेरण कर देना।
उसको इतना ना प्रोत्साहित कर दो, है ना, इतना ना उसको मतलब कि चढ़ा दो कि वो खुद ही काम कर ले, कोई सा भी काम। कोई कोई व्यक्ति को नहीं करते हैं कि क्या करते हैं, उसको हम लोग इतना ना समझाते हैं और इतना ना मोटिवेट कर देते हैं कि वो पूरा काम कर देगा। जैसे कि हम कैसे तुमको समझाते हैं, कैसे तुमको मोटिवेट करते हैं, तो हम खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन तुमसे हम करवा दे रहे हैं। जैसे कि हम तुमको बहुत समझाते हैं कि ऐसे करो, है ना, ऐसे पढ़ो, इतना इतना घंटा करो पढ़ो, हम ऐसे ऐसे लाइन बोल देते हैं, ऐसे ऐसा बातें बोल देते हैं कि तुम मोटिवेट होकर 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लेती है। तो हम खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन तुमसे करवा ले रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या चीज़, इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। खुद यानी खुद रासायनिक अभिक्रिया में वो पदार्थ भाग नहीं लेगा, लेकिन इतना ना मोटिवेट कर देगा कि वो उससे काम करवा लेगा। ठीक है, तो जैसे कि दाब ताप, क्या बोलेंगे, दाब और ताप। ये दाब ताप जो होता है कि खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, है ना, लेकिन काम करवा देगा, इतना ना मोटिवेट कर देगा कि काम करवा लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि देखो H2O2, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं क्या बनता है, जल। तो ये क्या करेगा, दाब ताप, ये दोनों को क्या करेगा, उत्प्रेरक करेगा। ये दोनों को कहेगा क्या थी, ये तुमसे नहीं होगा, तुमसे जल नहीं बनेगा, तुम दोनों से जल बनने वाला है, कहियो नहीं बनने वाला है, कभी नहीं बन सकता है। मतलब बहुत ऐसा बात बोलेगा कि ये दोनों खुदे भाग नहीं लेगा, लेकिन ये दोनों अभिक्रिया करके जल बना लेगा। तो इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया की शर्तें। ठीक है, ये होता है। अब एक बच गया आपका अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। अभिक्रिया के यहां लिख देते हैं, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। क्या लिखेंगे, उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता की जानकारी ये कैसे होता है। तो जैसे कि देखो, कभी देखते हैं ट्रेन पर जाते हैं, स्टेशन पर हम लोग या ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं इस तरह का सिंबल लिखा हुआ रहता है, विपरीत सिंबल लिखा रहता है। क्यों, इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता, विपरीत सिंबल लिखा हुआ रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पटना से दिल्ली गई ट्रेन, अब फिर दिल्ली से ट्रेन पटना आ गई, इसको बोलते हैं विपरीत सिंबल डालना। यानी कि वो ट्रेन पटना जाएगी, पटना से फिर दिल्ली जाएगी। ये होता है उत्क्रमणीयता का सिंबल। ठीक है, तो उत्क्रमणीयता में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच में उसके विपरीत दिशा में 2 तीर चिन्ह दे दिया जाता है। इसी को उत्क्रमणीयता कहते हैं। समझ में आया। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखे हम N2 प्लस का लिख दिए H2, क्या लिख दिए H2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये सिंबल इसलिए ऐसा दे रहे हैं कि जो भी अभिक्रिया होगा, जो भी प्रतिफल बनेगा, जो भी नए उत्पाद बनेगा, उसको पुनः क्या बोल रहे हैं, उसको पुनः फिर से हम इसको इसी रूप में ला सकते हैं। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता रासायनिक अभिक्रिया का उत्क्रमणीयता। कहने का मतलब ये हुआ, जो ट्रेन गया था दिल्ली से, पटना से दिल्ली, वो फिर दिल्ली से पटना आएगा ना, आ गया। उसी तरह से N2 और H2 को जब अब यह अभिकारक है, जब यह अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो कुछ नया पदार्थ बनाएगा। जब नया पदार्थ बनाएगा
तो फिर इस नए पदार्थ को यानी प्रतिफल को फिर हम अभिकारक में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। इसलिए इसका सिंबल दिया जाता है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में अगर सिंबल दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता, बोलिए, ये समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमने मेरे हिसाब से 2 दिन तक और क्लास होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो यूट्यूब पे डाला रहेगा, पढ़ा रहेगा, आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और भी बातें नहीं, और क्या होता है कि आपके बुक में जो है कि सारी बातें भी लिखा गया हुआ है ना? जो हम पॉइंट बोले हैं वो सारी बातें जो कि बुक में लिखा गया हुआ है। आपको खाली क्या करना है, समझना है, सुनना है और लिखना है। और नहीं तो आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, आप बुक में से भी लिख लीजिए। जो हम बातें बोले सब बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये हो गया आज का क्लास, इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह वीडियो देखने के लिए।